हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग वेक्टर के बारे में क्लास 12 में स्टार्ट किया था। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखा था, वेक्टर की कैटेगरीज देखी थी और टाइप्स ऑफ वेक्टर पर हम आए थे, जिसमें हम लोगों ने दो टाइप के वेक्टर ऑलरेडी पढ़ लिए थे, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। क्विक रिकैप देखेंगे। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, वेक्टर्स को लिखने के लिए चूंकि हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स का यूज करते हैं, तो एक ऐसा वेक्टर जिसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही होता है, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर को लिखने का तरीका, जीरो के ऊपर वेक्टर का सिंबल और मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यूनिट वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट के बराबर होता है। सपोज दैट हमारे पास कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए उसको हम स्मॉल ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर उसी के अलोंग एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। दिस मीन्स ए कैप की जो वैल्यू होती है, ए कैप की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यूनिट कैप को लिखने का तरीका होता है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट कैप इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया दो तरीके के वेक्टर। आज हमको आगे से स्टार्ट करना है। आज हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स के बारे में। जो तीसरे नंबर पर आपका वेक्टर है वो है इक्वल वेक्टर में ही हम हमने कल आपको वेक्टर्स के दो संवर्ग बताए थे, फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर, यानी कि मुक्त सदिश और स्थानीयकृत सदिश। उसको भी हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम उसको इक्वल वेक्टर्स के द्वारा और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और इक्वल वेक्टर्स में भी हम तीन चीजें और पढ़ेंगे। लाइक वेक्टर्स, इनको हम बोलते हैं अनुदिश सदिश, अनलाइक वेक्टर्स, प्रतिदिश सदिश, और तीसरा है आपका निगेटिव वेक्टर्स, यानी कि ऋणात्मक सदिश। ये तीन अलग भी वेक्टर के टाइप हैं, लेकिन हम इनको इक्वल वेक्टर्स के अंदर ही पढ़ेंगे, और जो कैटेगरीज थी दो, उसको भी हम इक्वल वेक्टर्स के अंदर ही डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन पे। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। सपोज दैट ये है आपका ए बी, ये है आपका सी डी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, इनका डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ए से बी, जो इसका दोनों के जो टर्मिनल पॉइंट है वो भी करस्पॉन्डिंग है और जो इनिशियल पॉइंट है वो भी संगत है, यानी कि उनका डायरेक्शन एक है। ये ए से बी की ओर जा रहा है और ये सी से डी की ओर जा रहा है। लिखने का तरीका ये, अगर इनका परिमाण समान है तो हम इनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो फिर ध्यान दीजिएगा, इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है, तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। अब है लाइक वेक्टर्स, अनुदिश सदिश। इक्वल वेक्टर्स में लाइक वेक्टर पढ़ाने से मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा है, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो अगर सपोज दैट ये ही वेक्टर होता आपका, यहीं पर आप एक देख लीजिए, ये पी क्यू है और इसका डायरेक्शन है क्यू से पी के बराबर, क्यू से पी की तरफ, इसका ए बी से, और इन सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर है। ए कोई नंबर ए यूनिट के बराबर है, इनकी इसका भी मैग्नीट्यूड ए के बराबर, इसका भी मैग्नीट्यूड ए के बराबर, और वेक्टर क्यूपी का मैग्नीट्यूड जो है वो भी आपका ए के बराबर है। तो तीनों वेक्टर्स आपस में बराबर हैं, लेकिन वेक्टर ए बी का डायरेक्शन और वेक्टर क्यूपी का डायरेक्शन दोनों क्या है, अलग अलग है।
तो अगर हमें ए बी इज इक्वल टू अगर करना है तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अलग है, तो इसको अगर इक्वल दिखाना है तो उसको हमको दिखाना पड़ेगा आपको माइनस क्यूपी, यानी कि जो क्यूपी का डायरेक्शन है उसके अपोजिट। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, और अगर डायरेक्शन सेम करनी होगी तो हमको इसके जो टर्मिनल पॉइंट है उसको हमको उसका इनिशियल पॉइंट दिखाना होगा, और जो इनिशियल पॉइंट है उसको हमको टर्मिनल पॉइंट दिखाना होगा, तो उसके लिए हमें आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो दो ऐसे वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स क्या आ रहे हैं, जो दो ऐसे वेक्टर्स जिनका परिमाण समान है लेकिन दिशा में अंतर है, तो उनको हम नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। अनलाइक वेक्टर्स, दो ऐसे वेक्टर्स जिनका जरूरी नहीं है कि परिमाण समान हो, परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी समान हो सकता है, लेकिन दिशा अपोजिट है एक दूसरे के, तो उन्हें हम प्रतिदिश वेक्टर्स बोलते हैं, यानी कि अनलाइक वेक्टर्स। और ऐसे वेक्टर्स, लाइक वेक्टर और इक्वल वेक्टर के बीच में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इक्वल वेक्टर में जो नेसेसरी और कंडीशन होती है वो ये होती है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन लाइक वेक्टर में ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ इसका जो फोकस होता है वो डायरेक्शन की तरफ होता है, यानी कि दो वेक्टर्स अगर लाइक वेक्टर्स है तो उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इससे डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड अगर अलग भी है तो कोई बात नहीं है, सेम है तो सो वॉट सो गुड। यानी कि जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो लाइक वेक्टर होते हैं, लेकिन सभी लाइक वेक्टर जो होंगे वो आपके इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। उसी इक्वल वेक्टर में आप जो पहला पढ़ रहे हैं वो लाइक वेक्टर, यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन तो सेम है लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर, उनको हम लाइक वेक्टर कहते हैं। अनलाइक वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उनकी जो दिशा होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, उनको हम अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। निगेटिव वेक्टर यानी कि दो ऐसे वेक्टर जो परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत हैं, तो उनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऋण का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स। यानी कि अगर किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन के अपोजिट अगर हम उसको लिखते हैं, सपोज दैट हम ए बी है इसको बी ए लिखेंगे, तो ए के आगे वेक्टर ए की जैसे कि मान लीजिए ए बी की वैल्यू है वेक्टर ए, अब इसे हम बी ए लिख रहे हैं तो बी ए बराबर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि जो ए वेक्टर है उसका डायरेक्शन आपका ए से बी की तरफ दिया हुआ है, तब हमने उसको ए वेक्टर के बराबर माना है, लेकिन अभी हमने इसको उल्टा करके बी से ए की तरफ लिख दिया है, तो इसलिए हम इसके आगे माइनस का साइन इम्पोज कर रहे हैं, यानी कि बी ए वेक्टर जो हो गया वो आपका माइनस ए वेक्टर के बराबर हो गया। तो इक्वल वेक्टर्स में हमने 3 प्रकार के और वेक्टर के बारे में जाना। अब इसी में हम आपको लोकलाइज वेक्टर और फ्री वेक्टर के बारे में बताएंगे। सपोज दैट ये लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, इसकी डिस्टेंस आप मान लीजिए 2 मीटर के बराबर है, ये ए से बी है। बी से सी का भी डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसके बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है ये हमें नहीं पता। सी और डी, ये भी आपका अब आप देख रहे हैं ए से बी के बीच की दूरी 2 मीटर है, डायरेक्शन इसका इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है। सी से बी के बीच की दूरी 2 मीटर है और उसका भी इनिशियल पॉइंट सी और डी, यानी कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम है। ए से बी की तरफ, बी से सी, सी की तरफ, सी से डी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि ए और बी का डायरेक्शन वही है ए से बी का जो सी से डी का है। तो ये 2 वेक्टर हैं यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहे हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में इक्वल हैं। अब जो फ्री वेक्टर्स होते हैं, सपोज दैट ए बी को हम बिना इसकी लाइन ऑफ एक्शन डिस्टर्ब किए इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि ये एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को हम कहीं भी दर्शा सकते हैं। आपने इसको यहाँ पर लिख दिया तब भी ना तो इसका मैग्नीट्यूड लॉस हुआ और ना ही इसका डायरेक्शन लॉस हुआ। तो ऐसे वेक्टर जिनको हम उनकी ओरिजिनल पोजीशन को डिस्टर्ब करते हुए, यानी कि जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं, उनको उठा करके कहीं और भी रख सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं अपनी जगह से, उससे उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो या उनके द्वारा किए गए कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं।
और स्थानीयकृत वेक्टर यानी कि लोकलाइज वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं यदि हम उनको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख देते हैं, उनकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, उनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट चेंज कर देते हैं, तो उनके द्वारा किया जाने वाला जो कार्य होता है उसका भी प्रभाव जो है, यानी कि अगर हम उनका पॉइंट चेंज कर देते हैं तो उनके द्वारा किए जाने वाला जो कार्य होता है उसका प्रभाव भी बदल जाता है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोकलाइज वेक्टर या स्थानीयकृत वेक्टर बोलते हैं। फ्री वेक्टर आप फिर से समझ लीजिए, उनको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, कंपेयर करने के लिए उनकी ओरिजिनल पोजीशन से उठाकर कहीं और पे रख सकते हैं, उससे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। और जिन वेक्टर्स को अगर हम उठा करके डिस्प्लेस कर देते हैं, उनकी जो टर्मिनल और इनिशियल पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं, तो उनके द्वारा जो किया जाने वाला कार्य होता है अगर वो भी प्रभावित होता है या वो बदल जाता है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोकलाइज्ड वेक्टर या स्थानीयकृत सदिश बोलते हैं। तो इसमें इस इक्वल वेक्टर में हमने 5 वेक्टर्स की कैटेगरीज को भी समझ लिया है कि फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, और इक्वल वेक्टर्स में ही हमने लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर 3 और वेक्टर्स देख लिए। नेक्स्ट है हमारा कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, टर्मिनल पॉइंट से मतलब नहीं है, इनिशियल पॉइंट, सपोज दैट ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स या सदिशों का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो एक ही होता है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे आपका ये है ए बी, इसी में ये है आपका AC और ये आपका हो गया AD। तो ये हम देख रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट तीनों ही वेक्टर का सेम है, AB, AC और AD। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं, यानी कि जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ऐसे वेक्टर्स हम, और ये हमने चौथे नंबर पे पढ़ा था। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस पर जरा सा आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि अभी तक तो हम लोगों ने जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को फ्री फील किया था कि कहीं पे भी स्टैब्लिश कर दिया और कुछ उसकी वैल्यू निकाली, लेकिन पोजीशन वेक्टर अगर हम कोई पॉइंट P है और किसी ओरिजिन के सापेक्ष उसकी स्थिति को हम निकालते हैं, यानी कि सपोज दैट ये पॉइंट P है और वेक्टर P, और इसका हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसी ओरिजिन के थ्रू कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई, ये ओ, तो वेक्टर ओपी, यानी कि ओ के सापेक्ष किसी दिए गए बिंदु के सापेक्ष किसी दूसरे दिए गए बिंदु की जब हम स्थिति को ज्ञात करते हैं तो जो वेक्टर हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। यानी कि P टर्मिनल पॉइंट है और O इसका ओरिजिन है, ये 2 डायमेंशन में है, तो इसके निर्देशांक आपके अल्फा बीटा हो सकते हैं। अगर यही आपका 3 डायमेंशन में होता, कोई पॉइंट P होता, तो जो वेक्टर OP होता वो आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इसके पॉइंट आप अल्फा बीटा और गामा एज्यूम कर सकते हैं। O के निर्देशांक 0 0 0 0 0, और इन केस अगर कोई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, तो वेक्टर OP का जो मैग्नीट्यूड आपका होगा वो आपका x2 माइनस x1 यानी कि अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, z2 की वैल्यू गामा और z1 की वैल्यू 0 स्क्वायर। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा वेक्टर OP का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकालनी हो आपको तो आप निकाल सकते हैं। सपोज दैट ये है OP, OQ, PQ का मान निकालना है, तो OP का मतलब आपका होता है P का स्थिति सदिश
का स्थिति सदिश, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो पी टर्मिनल पॉइंट से हमेशा इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं, तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को दिखाने के लिए जो वेक्टर होता है या जो पॉइंट हम लेते हैं वो हमेशा कार्टेशियन प्लेन में होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन हो सकता है या 3 डायमेंशन स्पेस हो सकता है। तो आई होप कि आज आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। इक्वल वेक्टर में हमने 3 और अलग टाइप के वेक्टर्स पढ़े थे, वहां पर हमने कैटेगरीज को भी समझा था, पोजीशन वेक्टर, और कल हम आगे इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।